मैं जिस घराने में पैदा हुई उसे हमारे समाज में मॉडर्न परिवार या अमीर घराना कहा जाता है। बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। पैसा रुपया धन दौलत नौकर चाकर आगे पीछे लगे रहते, दुख या गम तो मुझसे कोसों दूर थे। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हर तरफ ऐशो आराम मेरी ज़िंदगी में शामिल था। मैं अपने मम्मी और पापा की इकलौती औलाद थी, इसलिए मुझसे मेरे घर वाले बहुत प्यार करते और मुझे किसी किस्म की कोई पाबंदी भी नहीं थी। इतना एक लड़के को भी छूट नहीं मिलती जितना मुझे मिली थी। मेरी हर फरमाइश पूरी करने में मेरे मम्मी पापा कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझे अपने इस दौलत पर बड़ा घमंड था, जिस वजह से मेरे दिल में दूसरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। मैं हर किसी को अपना गुलाम समझती थी। भगवान ने मुझे पैसा रुपया धन दौलत माँ बाप का प्यार देने के साथ साथ खूबसूरती भी दिया था। मैं बहुत खूबसूरत थी। इस खूबसूरती का भी मुझे बहुत घमंड था। कॉलेज में भी मेरी उन्हीं लड़कियों से दोस्ती थी जो मेरी जैसी अमीर मॉडर्न घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाती थी। मेरे लिए मेरा कॉलेज पढ़ाई करने की जगह नहीं बल्कि मेरे मनोरंजन की जगह थी। कॉलेज के हर लड़के मेरी दौलत और मेरे खूबसूरती के दीवाने थे। कॉलेज के सभी लड़के मेरे आगे पीछे और मुझसे बात करने के लिए तरसते, पर मेरी नज़रों में उन लड़कों की कोई वैल्यू नहीं थी। कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में एक लड़का आया। वो बहुत खूबसूरत था, जिसे देखते ही पहली नज़र में मैं अपना दिल दे बैठी और उसे एकटक नज़रों से देखने लगी। मुझे लगा कि वह भी मेरी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उसे बात करने के हज़ार बहाने ढूंढती, पर वह था कि वह मेरी तरफ देखता भी नहीं था। वह लड़का अपने आप में मगन रहता। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। मुझे उसकी इसी आदत ने दीवाना बना दिया था। उसे पाना और उसे हासिल करना मेरी ज़िंदगी का अब मकसद बन चुका था। मैं कई बहाने लेकर उसके पास जाती और उससे बात करने की कोशिश करती, पर वह मेरी हर बात का जवाब बस यूं ही हाँ में देता। इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं बोलता। पर मुझे उसके बारे में जानना था कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है और यह कहाँ पर रहता है। मैंने अपने तरीके से उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि इसका नाम रोहित है और यह बहुत गरीब घराने से है। इसके घर में बस इसकी एक बूढ़ी माँ और कोई नहीं है और यह बहुत मेहनती भी है। कॉलेज से जाने के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन देता है, जिससे इसके घर की रोजी रोटी किसी तरह चल जाती है। रोहित बहुत गरीब है। उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए मैं उसकी मदद करना चाहती थी। उसे अपने पैसों से तौलना चाहती थी कि किसी तरह वो मेरे करीब आ जाए। और यह बहुत मैंने एक दिन अपने पापा से रोहित के बारे में बात की। पापा ने हमेशा की तरह मेरी यह फरमाइश भी पूरी कर दी। पापा ने अपनी कंपनी में रोहित को नौकरी दे दी। अगले दिन मैंने यह बात रोहित को बताई कि अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है तो तुम मेरे पापा के कंपनी में नौकरी कर सकते हो। तुम्हारा मेहनत और लगन देखकर मैंने अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। रोहित ने मुझसे पूछा, पर आपको कैसे पता कि मैं बहुत मेहनती हूँ? मैंने कहा, बस वैसे ही तुम्हें देखकर। उसे नौकरी की तलाश थी। वह बहुत खुश हुआ। हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने के कुछ दिन बाद रोहित पापा की कंपनी में नौकरी के लिए गया। उसे नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। अब रोहित जब भी मुझसे मिलता वो मुझसे बहुत ही इज्जत से बात करता और अपनी नज़रें झुकाकर बात करता। रोहित का ऐसा बर्ताव देखकर मुझे अपनी जीत और मंजिल बहुत करीब नज़र आने लगी। मैं दिन प्रतिदिन उसके प्यार में पागल होती जा रही थी, पर उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं अब बस उसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि धीरे धीरे रोहित भी मुझसे प्यार करने लगे। पर एक दिन की बात है, मैं रोहित से मिलने उसके ऑफिस गई। वहां जाने के बाद पता चला कि रोहित कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है, क्योंकि अगले हफ्ते उसकी शादी है। रोहित के शादी की खबर सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे अलावा किसी और का हो जाएगा, पर मैं यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरा रोहित किसी और का हो जाएगा। अब उसे पाना मेरा जुनून बन चुका था। मैं हर हालत में रोहित को हासिल करना चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर जिद पूरी हुई थी, इसलिए रोहित को भी पाना मेरी जिद बन चुकी थी और अपनी इसी जिद की वजह से उसे हासिल करने में मैं कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे पाने के लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करने को मैं तैयार थी।
मैं उसकी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि अब पीछे पलटना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं उस लड़की से मिलना चाहती थी और ये देखना चाहती थी कि क्या वो लड़की मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है जो रोहित उसे पसंद कर उससे शादी करना चाहता था। मैं रोहित के ऑफिस से उसके घर का एड्रेस ली और उसके घर चली गई। अचानक रोहित मुझे अपने घर पर देखकर घबरा गया और मुझसे कहने लगा, आपको क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई कि आप मेरे घर आ गई? कोई बात होती तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं आ जाता। मैंने उससे कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं पापा के कंपनी में आई थी तो तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस में गई तो पता चला कि तुम कुछ दिनों से छुट्टी पर हो क्योंकि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। उसने कहा, जी हाँ मेरी शादी है, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली हुई है। मैंने हंसकर रोहित से कहा, क्या अपनी शादी में तुम मुझे नहीं बुलाओगे? और वह लड़की कौन है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? रोहित की माँ ने उस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाई। मैं उस लड़की की तस्वीर देखी तो लड़की सिंपल साधारण सी लड़की थी। मैंने धीरे से उस लड़की के तस्वीर की फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच ली और कुछ देर बैठी और वहाँ से चली आई। अगले दिन मैं उस लड़की के बारे में पता लगाने लगी कि आखिर यह लड़की कहाँ रहती है। मुझे उस लड़की के बारे में पता लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और पता चल गया। मैं उस लड़की के घर गई तो देखा तो बहुत गरीब थी वह लड़की और उसके माँ बाप बहुत बूढ़े थे। उसके माँ बाप के अलावा उसके घर में और कोई नहीं था। उस लड़की ने जब मुझे देखा तो पूछने लगी, आप कौन? मैंने उसे अपने और रोहित के बारे में सारी बात बता दी कि मैं रोहित से प्यार करती हूँ और जब मैंने सुना कि रोहित की शादी तुमसे होने वाली है इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गई, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी रोहित से हो। यह सब सुनकर उस लड़की ने कहा, पर हमारी शादी तो बहुत पहले से तय है और अगले हफ्ते हमारी शादी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रोहित से शादी नहीं करूं? मैंने उस लड़की से कहा, तुम रोहित को भूल जाओ, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। उन पैसों से तुम किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेना, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकती हो और अपने बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी भी संवार सकती हो। उस लड़की ने कहा, नहीं मैडम जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, मैं रोहित के बिना नहीं रह सकती। मैंने उस लड़की को बहुत समझाया पर वह लड़की मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। फिर मैं उस लड़की के बूढ़े माँ बाप के पास गई और उन्हें भी अपने और रोहित के बारे में सारी बातें बता दी और कहा कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी रोहित से हो गई तो तुम्हारी बेटी उस घर में खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि मेरी बहुत पहुँच दूर तक है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अभी और इसी वक्त। सोच लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। उस लड़की के बूढ़े माँ बाप बहुत लाचार थे, उन्हें पैसों के भी सख्त ज़रूरत थी और अपनी बेटी के भी बारे में सोचना था। उन दोनों ने मेरी बात मान ली और अपनी बेटी सुरभि को बहुत समझाया। सुरभि भी यह बात मानने को तैयार नहीं थी, पर मेरी धमकियों की वजह से वह भी यह बात मान गई। मैंने उन्हें ढेर सारा पैसा दिया और अगले ही दिन सुरभि ने रोहित के पास फ़ोन करके कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। यही कहकर सुरभि और उसके माँ बाप वो शहर छोड़कर कहीं दूसरे शहर में रहने चले गए। अगले 1-2 दिनों में जब मैं ऑफिस रोहित से मिलने गई तो रोहित ऑफिस में आया था पर बहुत अपसेट था। मुझे तो समझ में आ गया था कि रोहित क्यों परेशान है, फिर भी अनजान बनते हुए मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? अगले 2-3 दिनों में तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी होना चाहिए, तो तुम ऑफिस क्यों आए हो? मेरे मुंह से यह शब्द सुनते ही रोहित सिसक कर रोने लगा और कहने लगा, मेरे प्यार ने आज मुझे धोखा दे दिया है। मैं सुरभि नाम की लड़की से प्यार करता था और उसी से मेरी शादी होने वाली थी। मेरी माँ ने तो उस दिन सुरभि का फ़ोटो भी आपको दिखाया था, पर अचानक सुरभि ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वह मुझसे प्यार नहीं करती है, वह किसी और से प्यार करती है। यही कहकर उसने फ़ोन काट दिया। यह बात जब मैं सुरभि के मुंह से सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उससे मिलकर ये पूछना चाहता था कि जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो मेरे साथ तुमने प्यार के झूठे वादे क्यों किया? आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? और अगले दिन जब मैं सुरभि से मिलने उसके घर गया तो पता चला कि सुरभि और सुरभि के माँ बाप यह शहर छोड़कर कहीं और रहने चले गए हैं। आज रोहित को किसी सहारे की ज़रूरत थी। मैं हमदर्दी जताते हुए रोहित को समझाने लगी और उसे इमोशनल सपोर्ट देने लगी। जब कुछ दिन बाद रोहित की हालत सुधरी तो मैं
हर वह कोशिश करती जिससे रोहित मेरे करीब आए। धीरे धीरे मैं रोहित के करीब जाने की कोशिश करने लगी, पर शायद रोहित मेरे करीब आने से हिचकिचाता था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने रोहित से कहा कि रोहित, बुरा ना मानो, पर मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शायद रोहित सुरभि को भुला नहीं पाया था। उसने कहा, नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मेरी शादी करने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी है। मैंने रोहित को बहुत समझाया। किसी तरह रोहित मुझसे शादी करने को तैयार हो गया। मेरी और रोहित की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मेरे पापा ने शादी में मुझे एक बहुत बड़ा बंगला गिफ्ट किया। मैं और रोहित की माँ उस घर में शिफ्ट हो गए, पर सुहाग रात के दिन रोहित ने मुझे छुआ तक नहीं। शायद वह बहुत दुखी था। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने भी सब्र से काम लिया। कुछ दिन बाद धीरे धीरे रोहित मेरे करीब आ गया और मैं और रोहित एक हो गए। मैंने अपनी ज़िद और जुनून से वह सब कुछ हासिल कर लिया जो मुझे चाहिए था। धीरे धीरे मेरी और रोहित की ज़िंदगी खुशनुमा गुजरने लगी, पर मेरी शादी को 7-8 साल हो गए। मुझे कोई भी औलाद नहीं हुई। लोग मुझे बांझ कहने लगे। मैंने औलाद के लिए भगवान से बहुत मिन्नतें और दुआएं मांगी। तब जाकर भगवान ने 10 साल बाद मुझे एक बेटा दिया, लेकिन बेटा पैदा होने के साथ साथ मुझे अपाहिज बना दिया। बेटे की पैदाइश के बाद मेरे पूरे जिस्म ने काम करना बंद कर दिया। मेरा दिमाग तो काम करता, पर मेरे शरीर का एक भी हिस्सा हिल डुल नहीं सकता था। रोहित ने मुझे कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों के मुताबिक मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर बीमारी का कोई नाम नहीं है। पर मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका है। मैं कोई भी काम अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। मेरा दिमाग तो काम करता है, मैं सभी को पहचान पाती, मैं सब समझती हूँ, पर मेरा पूरा जिस्म अपाहिज बन गया। मेरे बेटे को संभालने के लिए रोहित को किसी की ज़रूरत महसूस हुई। कहते हैं ना कि सच्चे प्यार करने वालों को दुनिया चाहे कितना भी जुदा करने की कोशिश करे, पर सच्चे प्यार करने वाले एक ना एक दिन किसी मोड़ पर ज़रूर मिल जाते हैं। मेरे इलाज के दौरान रोहित जब मुझे लेकर किसी दूसरे शहर में गया था और वहाँ पता चला कि मेरा कोई इलाज नहीं है, मेरी बीमारी बेइलाज है, तो उसी अस्पताल में रोहित को सुरभि नज़र आई। सुरभि को देखते ही रोहित ने उसे रोका और मेरे बारे में सारी बातें बताई। सुरभि मेरे पास आई और मुझे देखकर रोने लगी। सुरभि को देखकर लगता था कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। रोहित ने सुरभि से पूछा, सुरभि, तुमने अभी तक शादी नहीं की? सुरभि अपने वादे की पक्की थी। उसने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि उसने कहा, नहीं, जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती थी वह लड़का मुझे छोड़कर चला गया। रोहित ने कहा, सुरभि, भगवान ने आज हमारी सुन ली है, बुरा ना मानना। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? मेरे लिए नहीं सही, पर मेरे बेटे के लिए। रोहित के मुंह से यह बात सुनकर सुरभि मेरी तरफ देखने लगी। मैं वहीं पर लेटी हुई यह सारी बातें सुन रही थी। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। रोहित मुझे घर पर लेकर आ गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। आज रोहित और सुरभि की शादी हो चुकी है। सुरभि मेरे बेटे को बहुत अच्छे से संभालती है। उसे माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने देती है। सुरभि और रोहित ने दूसरा कोई भी बच्चा नहीं किया। कुछ लोग को कहते हुए सुना है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, जो गलत करता है उसके साथ गलत नहीं होता, पर इस बात की जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। यह बीमारी मेरे उन गुनाहों का नतीजा है जो गुनाह मैंने सुरभि और रोहित के साथ किया। रोहित को तो मेरे गुनाहों के बारे में कुछ पता भी नहीं है, पर सुरभि को तो सारी बातें पता थी, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से ना तो मेरा सामना कर पाई और ना ही मेरा जवाब दे पाई। पर जिसे जवाब देना था उसने जवाब दे दिया और यह बात साबित हो गया कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।